अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे भी कोलिजन और कोलिजन की टाइप्स को, और साथ हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें से सिर्फ एक टाइप जो है ना उसके केस को डिस्कस करेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। पहले देखते हैं कोलिजन क्या होती है। जब भी दो बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोलिजन। अब जब भी कोलिजन होगी तो कोलिजन के नतीजे में एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होगी, ट्रांसफ़र होगी। मोमेंटम भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होगा, ट्रांसफ़र। एनर्जी भी ट्रांसफ़र होगी और मोमेंटम भी ट्रांसफ़र होगा। अब दो तरह की कोलिजन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, एक इलास्टिक कोलिजन और दूसरी इनइलास्टिक कोलिजन। नज़र लग गई। अच्छा जी, इलास्टिक कोलिजन ऐसी कोलिजन जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो कंजर्व रहती है, जिसमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व। जितनी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कोलाइड करने से पहले होती है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कोलाइड करने के बाद होती है। अच्छा, अब इसमें पहला पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। काइनेटिक एनर्जी के साथ याद रखिएगा मोमेंटम भी कंजर्व होता है और टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। इसका मतलब इस कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहेगी, मोमेंटम भी सेम रहेगा और टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब इसकी एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो बाउंसिंग बॉल, अगर हम लोग उसका बिहेवियर देखें बाउंसिंग बॉल का, अब बाउंसिंग बॉल आप एक मार्बल फ्लोर है, अब मार्बल फ्लोर के ऊपर आप एक बॉल जो है ना उसको यहां से ड्रॉप करें या थ्रो करें। अब बॉल नीचे जाएगी और जाके जब मार्बल फ्लोर से टकरा कर वापस आएगी तो एग्जैक्टली उसी हाइट पर वापस आएगी जहां से उसे ड्रॉप किया था। एग्जैक्टली उसी हाइट पर वापस आएगी जहां से उसे क्या किया था, ड्रॉप। मतलब कहीं पर भी इसकी एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होगी, या एनर्जी जो है कहीं पर भी जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होगी। पढ़ना तो नहीं ना अभी, ऐसी चेयर नहीं बाहर ही बैठ जाओ किसी क्लास में, अभी मैं रिप्लेस करता हूँ ना फिर। अच्छा, तो हमारे पास एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। बॉल एग्जैक्टली उसी हाइट पर वापस चली जाएगी जिस हाइट से हमने उसे ड्रॉप किया था। अच्छा, इसके बाद इनइलास्टिक कोलिजन। इनइलास्टिक कोलिजन में हमारे पास सबसे मेन पॉइंट जो है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। हम लोग डेली लाइफ में जितनी भी कोलिजन देख रहे हैं ना वो सारी इनइलास्टिक ही हैं। ये जो इलास्टिक कोलिजन है ये आइडियल केस है। आइडियल केस में हम लोग इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं क्योंकि डेली लाइफ में जितनी भी कोलिजन है उसमें एनर्जी कहीं ना कहीं पर जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रह पाती। इसीलिए डेली लाइफ में हमारे पास इलास्टिक कोलिजन तो नहीं मिलने वाली, क्योंकि ये तो है आइडियल केस। डेली लाइफ में हम जितनी भी कोलिजन देख रहे हैं वो इनइलास्टिक कोलिजन है। अब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी लेकिन सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा और दूसरे नंबर पे टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं होगी, लेकिन मोमेंटम और टोटल एनर्जी ये दोनों कंजर्व रहेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्व नहीं है तो फिर ये एनर्जी कहाँ कन्वर्ट हो जाती है। एनर्जी, अगर हमारे पास एक बॉल है, उस बॉल को हम लोग सैंडी फ्लोर पर, अच्छा सैंडी फ्लोर पर थ्रो करें, अब बॉल नीचे जाएगी
और जाके वापस एग्जैक्टली उस हाइट के ऊपर नहीं आएगी जहाँ से हमने उसको थ्रो किया होगा, तो बल्कि बॉल जो है वो दरमियान में ही कहीं पर रुक जाएगी। अब इसका मतलब यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व नहीं रही, तो फिर एनर्जी कहाँ कन्वर्ट होगी? इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्जन हमारे पास होगी? एनर्जी कहाँ कहाँ वेस्ट होगी? फ्रिक्शन, साउंड एनर्जी, एयर फ्रिक्शन की वजह से कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट होगी, साउंड में कन्वर्ट होगी, हीट में एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो एनर्जी बेसिकली इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन एनर्जी कभी भी ज़ाया नहीं होती, बल्कि सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या होती है। लेकिन अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो वो तो कम होगी ना, तो इसमें हमने काइनेटिक एनर्जी की बात करनी। हाँ, दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गई है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रही। तो ऐसी कोलिजन हमारे पास क्या कहलाती है? इन डेली लाइफ में हम जितनी भी कोलिजन देख रहे हैं वो सारी कोलिजन हमारे पास कौन सी है? इनइलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब अभी हम लोग जो है आइडियल केस इलास्टिक कोलिजन को लेके एक केस करने लगे हैं। इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में हम लोग पहले तो इलास्टिक कोलिजन के लिए यहाँ पे कंडीशन लेते हैं कि भाई टू स्मूथ, देखिए इलास्टिक कोलिजन है ना, काइनेटिक एनर्जी को हमें कंजर्व रखना है, तो इसके लिए हमें टू स्मूथ बॉल्स लेनी है, जैसे बिलियर्ड बॉल है, टू स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग बॉल, टू स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग बॉल्स हमने ली। अब स्मूथ बॉल मतलब बिलियर्ड बॉल, नॉन रोटेटिंग, आप बिलियर्ड बॉल को जब स्ट्राइक करते हैं ना, तेजी से हिट करते हैं तो बिलियर्ड बॉल रोटेट करती भी नहीं, जब आप स्लो उसको हिट करते हैं ना तब वो रोटेट करती भी जाती है, लेकिन जब आप उसको तेजी से स्ट्राइक करेंगे रोटेट नहीं करेगी, बल्कि वो ऐसे सीधी जाएगी, रोटेट किए बगैर। देखा, ऑब्जर्व किया? बिलियर्ड नहीं खेली कभी? बेंटे ही खेलते रहे हो। तो टू स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग बॉल्स, मरी का टूर करेंगे ना, मरी पे वहाँ पे जो है जीपीओ उसके साथ है, बिलियर्ड वहाँ खेलेंगे, तो वहाँ बड़ी है। टू स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग बॉल्स, तो हमारे पास स्मूथ और नॉन रोटेटिंग बॉल्स हमने लेनी है। अब जो कोलिजन है, क्योंकि वन डायमेंशन करवानी है हमने, वन डायमेंशन का मतलब है ओनली वन एक्सिस इन्वॉल्व, अगर बॉल एक्स एक्सिस में जा रही है तो एक्स एक्सिस में ही जाती रहेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जब दो बॉल आपस में कोलाइड करेंगी तो कौन सी कोलिजन होनी चाहिए? हेड ऑन कोलिजन। कौन सी कोलिजन? हेड ऑन कोलिजन, बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे आमने सामने आगे टक्कर हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जब हेड ऑन कोलिजन होगी ना तो एक बॉल हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है जिसका मास है m1 और ये मूव कर रही है v1 वेलोसिटी के साथ। अब दूसरी बॉल है हमारे पास m2 और ये मूव कर रही है v2 वेलोसिटी के साथ। अब अगर वेलोसिटी v1 ग्रेटर है v2 से तो आफ्टर सम टाइम ये दोनों बॉल्स आपस में कोलाइड करेंगे। अच्छा, जब ये कोलाइड करेंगे ना बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के सामने आके जो फेस है इसका, इसके कंप्लीट फेस के साथ आके टकराएगा, ताकि ये इसी डायरेक्शन में ही चलते रहे। अभी देखें बॉल एक्स एक्सिस के अंदर मूव कर रही है, बॉल किधर मूव कर रही है? एक्स एक्सिस में। तो आफ्टर द कोलिजन भी बॉल किधर रहे, अगर एजिस जाके एजिस से टकराएंगे तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो इसीलिए हमने हेड ऑन कोलिजन कराई है ताकि वन डायमेंशन में रहे। और इलास्टिक कोलिजन के लिए टू स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग बॉल्स लिए ताकि इलास्टिक कोलिजन रहे, और हेड ऑन कोलिजन करवाई ताकि वन डायमेंशन में रहे। अब आफ्टर द कोलिजन ये दोनों बॉल्स एक दूसरे पे क्या एक्सर्ट करेंगे, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में सेम होगी लेकिन डायरेक्शन में
ऑपोजिट होगी। अच्छा, उसके बाद ये फर्स्ट बॉल जो है आफ्टर द कोलिजन, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी होगी v1 डैश और सेकंड बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, v2 डैश। ये डायग्राम तो हमारे पास कल वाली है। अच्छा, अब इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, अगर तो कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, तो परफेक्टली इलास्टिक में हमारे पास जो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी और सिस्टम का मोमेंटम भी क्या रहेगा, कंजर्व। तो अगर तुम कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो हमारा जो मोमेंटम है, बारी बारी पहले मोमेंटम को कंजर्व करते हैं फिर काइनेटिक एनर्जी को, तो हमारा जो मोमेंटम है वो क्या रहने वाला है, कंजर्व। तो अगर सिस्टम परफेक्टली कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, मोमेंटम कंजर्व होगा और मोमेंटम कंजर्व होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा। कल हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करेगा, मतलब जितना मोमेंटम बॉल्स का कोलाइड करने से पहले होगा उतना ही मोमेंटम बॉल्स का कोलाइड करने के जी, यहां तक बात समझ आ गई। अगर तो कोलिजन इलास्टिक है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। यहां से एक इक्वेशन बना लेते हैं। 1 वाली वैल्यू एक तरफ लिख लें, m1v1 माइनस m1v1 डैश, इसको इधर भेजें, m2v2 डैश माइनस m2v2। यहां से m1 कॉमन लें, इधर आ गया अभी v1 माइनस v1 डैश, और इधर से m2 कॉमन लें तो ये आ गया v2 डैश माइनस v2। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 1। तो हमने मोमेंटम को कंजर्व करवाया और यहां से एक इक्वेशन बना दी। बात क्लियर है यहां तक? अब दूसरी चीज क्या कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। दूसरी चीज हमारे पास क्या कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है। अगर तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है, जितनी काइनेटिक एनर्जी बॉल्स की कोलाइड करने से पहले होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कोलाइड करने के बाद होगी, ये मतलब है बस। तो इसका मतलब ये है काइनेटिक एनर्जी before the collision is equal to kinetic energy after the collision। जितनी काइनेटिक एनर्जी कोलाइड करने से पहले होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी कोलाइड करने के बाद होगी। तो पहले देखो दोनों बॉल्स की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, हाफ mv स्क्वायर। फर्स्ट बॉल की काइनेटिक एनर्जी बताएं मुझे क्या होगी, हाफ m1v1 स्क्वायर। सेकंड बॉल की काइनेटिक एनर्जी बताएं, m2v2 स्क्वायर। ये थी अब बिफोर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। अब आफ्टर द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m1v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ। तो ये इक्वेशन बनानी है, आगे कोई मसला तो नहीं है। अब इसमें से दोनों तरफ से हाफ क्या है, कॉमन है, दोनों तरफ से हाफ कॉमन लें और 1 वाली वैल्यू भी एक तरफ ले आए, 2 वाली एक तरफ ले आए और हाफ कॉमन भी ले लें। देखें हाफ कॉमन ले लिया, m1v1 स्क्वायर माइनस m1v1 प्राइम स्क्वायर। इधर से भी हाफ कॉमन ले, m2v2 डैश स्क्वायर माइनस m2v2 स्क्वायर। अच्छा, ये जो हाफ हमने कॉमन लिया है, हाफ हाफ से कैंसल हो जाएगा
और इसमें से क्या वैल्यू कॉमन निकल आएगी, m1 कॉमन निकल आया। m1 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v1 डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर से m2 कॉमन निकला, v2 डैश स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन मोमेंटम से बनाई और एक इक्वेशन कहां से बना ली। यहां तक कोई क्वेश्चन समझ आ गई बात की? हाँ जी। इसके बाद क्या करें, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दें। दोनों इक्वेशन को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें। ये देखिए, पहले आप इक्वेशन 2 लिखें। अच्छा, यहाँ पे ये वाली वैल्यू को देखो तो यहाँ फार्मूला लग रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं यहाँ पे फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करके लिख रहा हूँ। ये देखें, m1 v1 प्लस v1 डैश और v1 माइनस v1 डैश, m2 v2 डैश प्लस v2 और v2 डैश माइनस v2। तो मैंने जो सेकंड इक्वेशन है उस पर ये फार्मूला अप्लाई करके लिखा। इसको डिवाइड कर दें किससे, इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन 1 ये है, m1 v1 माइनस v1 डैश, m2 v2 डैश माइनस v2। अच्छा, अब यहां पे हमारे पास m1 से कैंसिल हो गया, ये माइनस वाली वैल्यू माइनस से कैंसिल हो गई, m2 से कैंसिल हो गया और ये माइनस वाली वैल्यू माइनस से कैंसिल हो गई। बाकी सिर्फ हमारे पास दोनों तरफ कौन सी वैल्यू बची, पॉजिटिव। तो हमारे पास वैल्यू बची v1 प्लस v1 डैश और v2 डैश प्लस v2। अच्छा, अब इसको रीअरेंज करते हैं। अच्छा, अभी इसे रीअरेंज हमने यहाँ पे किया, v1 माइनस v2 और v2 डैश माइनस v1। अच्छा, अब ये जो फाइनल इक्वेशन आ गई हमें क्या बता रही है, रिलेटिव स्पीड। अच्छा, रिलेटिव स्पीड कब लेते हैं, जब भी दो वेलोसिटीज आपस में क्या हो रही हो, माइनस, तो उनकी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लेते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि दोनों वेलोसिटीज को माइनस करने से जो बाकी बचा है, तो हमने दोनों वेलोसिटी को रिलेट कर लिया, रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू relative speed of separation. Relative speed of approach is equal to relative speed of separation. Relative speed जब भी वर्ड आएगा इसका मतलब ये है दो वेलोसिटीज जिनको आप कंपेयर करना चाह रहे हो, उन्हें आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। अब देखो, एक वेलोसिटी v1 है और दूसरी वेलोसिटी क्या है, v2। v1 में से v2 क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मतलब इनकी आप क्या ले रहे हो, रिलेटिव स्पीड ले रहे हो। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इनकी क्या ले रहे हो, रिलेटिव स्पीड। अच्छा, अब इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल 5 है और इसकी स्पीड 2 है, तो ये जो बॉल है ये इस बॉल को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है, उसके करीब जा रही है। अब उसके कितना करीब जा रही है, हम इसके लिए क्या करेंगे, उसको कितनी स्पीड के साथ अप्रोच कर रही है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें से v1 में से v2 को माइनस कर देंगे, जो मैंने यहाँ किया है। तो ये आएगा 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3। इसका मतलब फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल को अप्रोच कर रही है, कितनी स्पीड के साथ, 3 मीटर। तो ये क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। ये क्या है, 3 क्या है, रिलेटिव स्पीड। दोनों स्पीड को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो रिलेटिव स्पीड आ गई। अब ये क्योंकि उसको अप्रोच कर रही है तो ये क्या है, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। अच्छा, आफ्टर द कोलिजन, अगर कोलिजन इलास्टिक है तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज जो है वो हमारे पास चेंज हो गई। इसकी वेलोसिटी 2 हो गई और इसकी वेलोसिटी 5 हो गई। इसकी 2 हो गई और इसकी क्या हो गई, 5।
ये इसके लिए भी कंडीशन है, ये उस वक्त होगा जब दोनों के मैसेज सेम होंगे। ये हम कल केसेस पढ़ेंगे, ये भी उसी वक्त होगा एग्जैक्टली इसकी वेलोसिटी एक दूसरे को मिल जाएगी। ये कब होगा? जब दोनों के मैसेज क्या होंगे, कल हम इसको प्रूव करेंगे। तो आफ्टर द कोलिजन बॉल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी 5 होगी और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? अब इसकी वेलोसिटी अगर 5 है तो ये इस बॉल से दूर जाएगी क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई, तो ये इस बॉल से सेपरेट हो रही है, आगे आगे जा रही है। अब कितना दूर जाएगी हर सेकंड में, इसके लिए क्या करेंगे, दोनों को फिर से तो क्या करेंगे, देखें v2 डैश माइनस v1 डैश, यही तो किया, v2 डैश माइनस v1 डैश, इसकी वेलोसिटी को इसकी वेलोसिटी से माइनस कर दें। 5 माइनस 2 कितना आ गया? अब ये आ गई कि कितना दूर जाएगी हर सेकंड में, 3 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, रिलेटिव स्पीड ली है क्योंकि माइनस करके आई है, रिलेटिव स्पीड है कौन सी, सेपरेशन। यानी टकराने से पहले जितनी स्पीड से दोनों बॉल्स एक दूसरे के करीब आ रही थी, टकराने के बाद उतनी ही स्पीड से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये हमने आज प्रूफ किया, लेकिन इसके लिए कोलिजन इलास्टिक होनी चाहिए और एग्जैक्टली वेलोसिटी को एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए मास भी क्या होने चाहिए, सेम होंगे तब वेलोसिटी एग्जैक्टली एक्सचेंज होगी। अगर सेम नहीं होंगे तो फिर एग्जैक्टली एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, सवाल भी यही आता है, प्रूव दैट रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। उसमें आप ये इलास्टिक कोलिजन, फिर इनइलास्टिक कोलिजन और ये सारा प्रूफ करेंगे। क्लियर है? कोई देखें इसको कि क्वेश्चन है तो पूछ लें।